क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, पहला क्वेश्चन कहता है पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या होगा आंसर बता, जल्दी बता। बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। पादपों में निषेचन के फलस्वरूप बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। युग्मनज के बाद युग्मक का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। एक आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। कहते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में टर्मिनलों के बीच इतना मिली वोल्ट का वोल्टेज है, 0.3 मिली वोल्ट का वोल्टेज है। 0.3 मिली वोल्ट को बदलना है 10⁻³ वोल्ट, उससे होकर 15 मिली एम्पियर की धारा जा रही है, यानी 15 गुना 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। आर का मान क्या होगा, आर बराबर V/I। अब मिली को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिलिये में ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा रे दोस्त, इसलिए मिली को बदलने की जरूरत नहीं है। ये वोल्ट मिली वोल्ट है या मिली एम्पियर है, मिली वोल्ट है मिली एम्पियर है। तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 0.3 या बटा 15 कितना हो जाएगा, जल्दी बता, जल्दी बता। मिली मिली कट जाएगा, बच जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर। अच्छा देखो मिली, इसको भी करेंगे तो 10⁻³ यहां भी हो जाएगा 10⁻³ ई कट जाएगा। यहां से हो जाएगा आर बराबर 0.3 बटा 15 ओम। हमको निकालना है मिली ओम में, तो मिली ओम में तो अपने मन से 10⁻³ से गुना भाग कर दो। 0.3 गुना 10⁻³ अब बटा 15 गुना 10⁻³। आइए 10⁻³ को हटा के मिली लिख देंगे, थोड़ा सा चेंज करने के लिए समझ में आना चाहिए। इसको हटा के मिली लेंगे तो ये 10⁻³ ऊपर चल जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये 10 कट जाएगा, 100 आती है 300 बटा 15। देखो तो 300 बटा 15 हो जाएगा गुना मिली ओम, कितना हो रहा है देखो तो 15 दूनी 30 20 मिली ओम इस आंसर। इतना आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, देखो तो हेलो 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 जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला रक्तचाप को मापने के लिए, रक्तचाप को मापने के लिए जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। रक्तचाप को मापना है, रक्तचाप को मापना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, व्हाट इज द आंसर। बता आंसर, व्हाट इज द आंसर। स्टिग्मोमैनोमीटर इज द राइट आंसर। इकोकार्डियोग्राफी जो है वो हृदय के लिए प्रयोग किया जाता है, हृदय के लिए प्रयोग करते हैं। और स्टेथोस्कोप धड़कन के लिए, धड़कन सुनने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग धड़कन के लिए हम लोग करते हैं, धड़कन के लिए करते हैं। स्पायरोमीटर का कुछ खास काम नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में बता जल्दी से क्या होता है। कुछ नहीं होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, फ्लक्स कटता है, ईएमएफ जनरेट होता है। फैराडे ने दिया था, क्या होगा आंसर जल्दी बता। ए की बी किसी की डी, अरे फ्लक्स कटता है और ईएमएफ जनरेट होता है, यही होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। आंसर बता। फैराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। फैराडे ने दिया था। किसके लिए लागू होता है, वो जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए लागू होता है, जनरेटर और ट्रांसफार्मर के लिए लागू होता है। आंसर बता दो जल्दी बता। व्हाट इज आंसर डी। एक गतिमान चुंबक एक चालक में समृद्ध पास में एक विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है, सही है। एक गतिमान धारावाही कुंडली चुंबक पर प्रेरित करता है। एक गतिमान चुंबक के चारों ओर समृद्ध बल प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। चालक के गतिमान समृद्ध पास अन्य चालकों के समृद्ध पास में एक विद्युत वाहक बल को अन्य में नहीं करता, वो अपने में करता है। जेकरा में फ्लक्स कटेगा उसी से ईएमएफ जनरेट होगा। साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का उपयोग होता है। बॉल बियरिंग क्या करता है दोस्त मेरे, जल्दी बता। साइकिल और कार में बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों करते हैं, बॉल बियरिंग क्या करता है। साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का काम क्या है, बॉल बियरिंग का काम क्या है, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। हाँ एकदम 100% आरआरबी जेईई के लिए भी आप कर सकते हैं। बता ये जो अगर डायरेक्ट आप धुरी पर ऐसे लपेट दोगे ना तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और जैसे ही आप इसको बॉल बियरिंग में कन्वर्ट करोगे ये क्षेत्रफल कम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। संस्पर्श प्रभावी क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है, प्रभावी क्षेत्र को घटा देता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बॉल बियरिंग का काम है गतिज घर्षण को लौटेनिक घर्षण में बदलना। गतिज घर्षण को लौटेनिक घर्षण में बदलना, को लौटेनिक घर्षण में बदलना, गतिज घर्षण को लौटेनिक घर्षण में बदलना, गतिज घर्षण को लौटेनिक घर्षण में बदलना। बॉल बियरिंग का काम है गतिज घर्षण को किसमें बदलना, लौटेनिक घर्षण में बदलना।
बॉल बियरिंग का काम है दोस्त मेरे गतिज घर्षण को किसमें बदलना, लोटेनिक घर्षण में बदल देना। बॉल बियरिंग का काम है गतिज घर्षण को लोटेनिक घर्षण में बदलना। और एक चीज और ध्यान रखना, सबसे घर्षण एकदम घर्षण से पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इस बार पूछ सकता है। घर्षण सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उससे कम होता है, हेलो, हाँ हाँ, गतिज या लोटेनिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है स्थैतिक, उससे कम होता है गतिज, और उससे कम होता है दोस्त मेरे लोटेनिक। स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटेनिक घर्षण, स्थैतिक गतिज लोटेनिक, स्थैतिक गतिज लोटेनिक। और बॉल बियरिंग जो होता है रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लोटेनिक घर्षण का मान कम होता है। ग्रेफाइट एक प्रकार का स्नेहक है, और ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग पेंसिल में भी करते हैं, ठोस स्नेहक के रूप में काम करता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला 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 स्टार्ट हो गया है दोस्त मेरे, स्टार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिनका भी एडमिशन था उनका स्टार्ट हो गया, आज पहला क्लास ले लिया हम। अगला घर्षण गुणांक का मान बताओ तो किससे, घर्षण गुणांक का नाम सुने हो, म्यू का मान क्या होता है बताओ, एक से अधिक होता है या 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 1 से अधिक होता है या 0 से 1 के बीच होता है, जल्दी बता। घर्षण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है कि 0 से 1 के बीच होता है, व्हाट इज द आंसर। घर्षण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है कि 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान सतहों, बताओ जल्दी से। घर्षण गुणांक की अगर हम बात करें, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। एक आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा बता। मानव में कोशिका गुच्छ कहां पाया जाता है, वृक्क में पाया जाता है, इसी को नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है दोस्त मेरे, ये कोशिका गुच्छ ही तो है, नेफ्रॉन जो है ये कोशिका गुच्छ ही तो है। और गर्भधारण जो होता है वो गर्भाशय में होता है। अब बताओ तो निषेचन कहां होता है, निषेचन जो होता है वो कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में, जल्दी बता। फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में कहां पर निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है या गर्भाशय में होता है, व्हाट इज द आंसर, बता जल्दी से। गर्भ का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है, जल्दी बता आंसर। जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा। निषेचन कहां होता है, निषेचन कहां होता है, जल्दी से बता दो। फैलोपियन ट्यूब में होता है। और गर्भ का विकास होता है गर्भाशय में। वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, और गुच्छ जो होता है वो नेफ्रॉन ही होता है। कहता है अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में उरु अस्थि, फीमर सबसे लंबी अस्थि है, क्या होगा आंसर बताओ। हैजा रोग जीवाणु जनित रोग है, एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है, व्हाट इज आंसर, जल्दी बता, जल्दी बता। मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है, एकदम सही है। हैजा जीवाणु जनित रोग है, ये भी सही है। एथलीट फुट विषाणु जनित है, ये गलत है। एथलीट फुट जो है दोस्त मेरे ये विषाणु जनित है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। हैजा जीवाणु जनित रोग है, एथलीट फुट भी जीवाणु जनित रोग है। कहते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 27 डिग्री सी पर तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस का एक नियत दाब पर, जब ये प्रेशर कांस्टेंट कह दिया, इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच संबंध होगा V1/V2 बराबर हो जाएगा T1/T2। कहते हैं 27 डिग्री सी तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए। इस गैस का आयतन क्या ना हो जाए दोस्त मेरे, दुगुना ना हो जाए। यानी ये V1 भी है तो V2 का मान 2 भी हो जाएगा। और T1 27 डिग्री सी है तो 27 + 273 बराबर 300 केल्विन हो जाएगा। अब बट्टा T2 हो जाएगा। तो कहता है बताओ अंतिम ताप T2 का मान क्या होगा। यहां से T2 का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 600 केल्विन। इसको डिग्री सी में बदलोगे तो 600 - 273 बराबर हो जाएगा 327 डिग्री सी इज द राइट आंसर। देख लेना आंसर इसका ठीक कर लेना। आंसर 327 डिग्री सी इज द राइट आंसर। 300 नहीं होगा आंसर, 327 डिग्री सी इज द राइट आंसर। हो गया। अगला 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 इसका आंसर देखो कुछ नहीं है। 27 डिग्री सी पर कह रहा है तापमान को पर स्थित किसी आदर्श गैस का एक नियत दाब पर गर्म किया जाता है, तब तक इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए तब तक गर्म करते हैं। अंतिम ताप T2 क्या होगा। V1 V2 भी T1 दिया हुआ है, बस गेट द आंसर। कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। आई क्वेश्चन तो इस बार पूछा भी था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। कार्बन श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है इसके छोटे आकार और कार्बन कार्बन बंध में अधिक ताकत। क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। इसका बड़ा आकार तो होगा नहीं, छोटा आकार और कार्बन कार्बन के बीच कमजोर ताकत कि मजबूत ताकत, क्या होगा आंसर।
जल्दी बता, इनका छोटा आकार और कार्बन कार्बन के बीच मजबूत बंधन। एएलपी 2024 का ही क्वेश्चन है, एएलपी 2024 का ही क्वेश्चन है दोस्त मेरे, किसके छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन बनता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम के समानांतर में जोड़े जाते हैं। बहुत बढ़िया बात। एक चीज दोस्त मेरे जान लो, अगर यहां से आई करंट प्रवाहित हो रहा है, ध्यान देना, अगर यहां से आई करंट प्रवाहित हो रहा है, ये R1 है और ये R2 है, यहां से अगर तुम I1 निकालना चाहते हो और I2 निकालना चाहते हो, ये करंट डिविजिबिलिटी रूल है। I1 बराबर होगा I इंटू I1 बराबर, ध्यान से देखना, I1 बराबर, ये I1 निकालोगे तो बराबर I1 बराबर होगा ये I इंटू R2 अब बटा R1 प्लस R2। और अगर आप I2 निकालना चाहते हो, I2 निकालना चाहते हो तो ये वाला रेजिस्टेंस लेना, ये करंट और ये रेजिस्टेंस, I इंटू R1 अब बटा R1 प्लस R2। इसको लिख लो, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाना है, इसको लिख लो एकदम डायरेक्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर आपको I1 निकालना है तो निकालना है I1 बराबर I इंटू R2 अब बटा R2 प्लस R2। I2 निकालना है तो ये हो जाएगा I इंटू R1 अब बटा R1 प्लस R2। संभल जरा, कितना पर रिजल्ट होगा ये दोस्त मेरे, बहुत बड़ी बात तुम पूछ रहा है। रिजल्ट का वेरिएशन बहुत भयानक तरीके से होगा, किसी किसी बोर्ड में बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगा, किसी किसी बोर्ड में बहुत कम कट ऑफ जाएगा, इसलिए कट ऑफ ना पूछो हमसे। कट ऑफ दोस्त मेरे बहुत भयानक वेरिएशन रहेगा, देखना। तुम सोच रहा होगा रॉ मार्क्स आ जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर, तो तुम कहोगे ई हो गया ऊ हो गया, इसलिए भैया हम कभी भी मेरा कट ऑफ अब कभी नहीं आएगा। जे दोस्त मेरे कट ऑफ देता है ना, ओकरा जब पूछते हैं कि कट ऑफ जब दिए हैं ये सही है, कैसे दिए हैं, बोला हो एगो दे दिए हैं, क्या करेंगे अब, सब बच्चा कह रहा था सब दिया तो हम दे दिए। हम दोस्त मेरे ये एकदम समझ लो कि कभी भी कट ऑफ नहीं आएगा। हाँ ये कह सकते हैं कि कितना से ज्यादा आ रहा है तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऑन एन एवरेज आप 40 के आसपास यूआर में हैं तो आप तैयारी करना शुरू कीजिए। रॉ स्कोर, अब वहां फिर आएगा रिजल्ट, तो आएगा नॉर्मलाइज स्कोर। तुम कहना आप तो 40 बोले थे और चलते गया 46, चलते गया 45, तो ये हम बोले रॉ स्कोर जो तुम्हारा आएगा वो नॉर्मलाइज स्कोर होगा। इसलिए ध्यान से एकदम आराम से। और किसी किसी बोर्ड का दोस्त मेरे कम भी जाएगा, किसी किसी बोर्ड का 10-10 नंबर जाते जाएगा, इसलिए एकदम उसके लिए निश्चिंत रहो। अब पटना बोर्ड है, अगर हम सीटें 50 से कम में है तो अगर कट ऑफ थोड़े चल जाएगा 40 नंबर, अगर कट ऑफ 40 नंबर मतलब 35 नंबर नहीं है, चल जाएगा, ज्यादा चल जाएगा। तो इसलिए ध्यान से एकदम आराम से, कट ऑफ की बात नहीं करो। रेलवे में बोर्ड अलग अलग है, जोन अलग अलग है, स्टूडेंट अलग अलग है, नंबर ऑफ सीट अलग अलग है, कैटेगरी अलग अलग है, इसलिए आप एग्जैक्ट कट ऑफ हम बोले तो अगर कोई भी कट ऑफ कह दिया तो किसी ना किसी का तो लड़ेगा जरूर, क्योंकि कोई कम कह रहा है कोई ज्यादा कह रहा है। देखा हमरा 20 साल के अनुभव, हमारा लड़ गया, वो आएगा देखा हम कहे थे ना इतना जाएगा, देखो लड़ गया। और जबकि जब अकेले में ओकरा से बतियाओगे तो कहेगा दे देते हैं, लड़ा नहीं लड़ा, तो ये सब फालतू का बात है। आ जाओ इधर, दो प्रतिरोध एकदम चला, तुम अभी टेक्नीशियन पे कंसंट्रेट करो और 2 घंटा अपना अगर निकाल सकते हो तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड के लिए जरूर निकालो। 12 ओम 24 ओम समानांतर में जोड़ा गया संयोजन 22 ओम के प्रतिरोध, इस संयोजन से 22 ओम का प्रतिरोध और 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई। लो जोड़ देते हैं, देख लो, ये 12 ओम है, ये दोस्त मेरे 24 ओम है, ये 22 ओम है, इससे 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई। तो कह रहा है जोड़ा गया 24 ओम वाले प्रतिरोध से कितनी धारा, ये 24 ओम से धारा मांग रहा है, हमको कुल करंट निकालना है, तो कुल रेजिस्टेंस निकालना होगा, आर बराबर निकालना होगा। दोस्त मेरे कुल रेजिस्टेंस निकाल लो, आर का मान कितना हो जाएगा, इससे आर का मान निकालो, आर का मान निकालोगे तो आर बराबर ये हो जाएगा 12 गुना 24 बटा 12 प्लस 24, ये हो जाएगा कितना बता दो, 24 2 26 10 36 12 3 36 3 8 24, 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम 22 ओम, तो 8 टोटल बराबर हो जाएगा 30 ओम। 30 ओम, यहां से अगर हम आई निकालते हैं तो आई टोटल बराबर भी बटा आर, भी का मान हो गया 12, 12 बटा 30, 12 बटा 30 हो गया तो 4 3 चौका 12 3 धन 30, 3 चौका 12 3 धन 30 2 दूनी 4 2 पंचा 10 एम्पियर। अब हमको कह रहा है दोस्त मेरे कि 24 ओम से धारा, तो 24 ओम से धारा 24 हम बोले अगर इससे धारा निकालना है तो टोटल करंट इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस बटा ये दोनों के रेजिस्टेंसों का योग, तो भैया 24 ओम से अगर हम धारा निकालते हैं तो कुल करंट यानी 2/5 गुना इसका अपोजिट का रेजिस्टेंस यानी 12, यानी दोस्त मेरे 12 12 12 12 अब बटा दोनों रेजिस्टेंसों का योग 24 प्लस 12। एक सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हो जल्दी से इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एकदम देख लो, कुछ नहीं किया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिए। आर टोटल बराबर 22 प्लस 8 बराबर 30, आई बराबर भी बाय आर 12 बटा 30 4 बटा 10 2 बटा 5, और आई 24 निकाले 2 बटा 5 गुना 12, 24 प्लस 12 कर दिया, आंसर आ जाएगा। इतना याद रहेगा,
याद रहेगा नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आके आपको सॉल्व करना होगा, याद थोड़े करना है। ऐसा बात करता है साइंसो रट्टा मारता है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु, ये तो इस पर एलपीसीबीटी 1 में भी पूछा है। कोशिका में 6 कार्बन 3 कार्बन में, बताओ क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। ये एलपी 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। 6 को 3 में बदलना है तो भैया कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण, गोल्जी का पदार्थों का आवागमन। एक और आंसर बता, निम्नलिखित में से किसके द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। पॉलिश सतह, स्नेहक का प्रयोग, संपर्क का घटता क्षेत्र, क्या होगा आंसर, जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर। एकदम देखो, पॉलिश कर देंगे तब भी घर्षण कम होगा, स्नेहक का उपयोग करेंगे तब भी, संपर्क का घटता क्षेत्र कर देंगे तब भी होगा। आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। क्षेत्रफल कम कर दोगे अपने आप घर्षण कम हो जाएगा। निम्न से किसमें स्वसंयोजी बंधन नहीं होते हैं, बता जल्दी से। स्वसंयोजी बंधन नहीं है, CH4 में तो है, O2 में है, NH3 में है, हमको लगता है यही हो जाएगा, A4 एप्पल। आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। NH3 में तो एकदम है स्वसंयोजी बंधन, एकदम 3 गो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। CH4 में तो 100% है, CH4 में तो है ये है। O2 में भी है ये है, O2 में भी है ये है। तो दोस्त मेरे NH3 में है ये है, CH4 में भी है ये है। MgCl2 में 2Mg प्लस 2Cl माइनस में टूट जाएगा, आयनिक बंधन बना देगा। धातु और धातु के बीच आयनिक बंधन बनता है, ये भी ध्यान रखना। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो त्याग करता है उस पर धनावेश, जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश होता है। बता आंसर, निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है। उपधातु जो है, उपधातु की संख्या 7 है, उपधातु की संख्या 7 है। बॉर्डर लाइन तत्व इसी को कहते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व, बॉर्डर लाइन या जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं, बॉर्डर लाइन या जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम। बता दो आंसर क्या होगा। कौन नहीं है, सेलिनियम नहीं है, सेलिनियम नहीं है इज द राइट आंसर, सेलिनियम नहीं है इज द राइट आंसर। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिमीन और पोलिनियम, इस 7 उपधातु है। बॉर्डर लाइन तत्व या जिगजैग लाइंस भी इसी को कहते हैं, बॉर्डर लाइन तत्व या जिगजैग लाइंस के नाम से जाना जाता है। अगला जल्दी लीक, सेलिनियम नहीं है। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित होता है, बताओ क्या होगा। बीजांड किसमें परिवर्तित होता है, बीज में। क्वेश्चन रिपीट कर गया है, बीज में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। ओहो, देखो कि आवर्त में है कि वर्ग में है, पहले तो ये देखो आवर्त में है कि वर्ग में है। ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, Be4 है, लिथियम 3 है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 4 7 8। हमको लगता है हेलिना, लिथियम यहां होगा 3, लिथियम Li3 Be4। हो गया, हेलो हेलो, हाँ बफरिंग ठीक हो गया दोस्त मेरे, यूं ठीक हो गया। देखो अब बफरिंग ठीक हो गया। कहते हैं बताओ, इधर से इधर जाने पर घटता है, सबसे अधिक कह रहा है, सबसे अधिक कह रहा है, तो घट रहा है इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा तब ना उधर जाने पर घटेगा। तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, लिथियम इज द राइट आंसर, लिथियम इज द राइट आंसर। अगला, बर्फ के पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, जल्दी बता। नमक का प्रयोग, हाइड्रोजन का, कास्टिक सोडा, साइट्रिक एसिड, जल्दी बताओ। नमक को पिघलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नमक का, बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नमक का। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील है, कास्टिक सोडा होगा नहीं, साइट्रिक एसिड कहां पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। नमक को पिघलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सॉरी बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग करते हैं। अगला 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 का आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, अगला का आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, अगला का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो अगला का आंसर। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है, पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होगा, ए की बी किसी की डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, और त्वरण ही उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण वह गिरता नहीं है। और आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाएगा तो क्यों गिरेगा, कहता है उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। चंद्रमा पर आकर्षण निष्क्रिय होता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान, गति नहीं त्वरण प्रदान करता है, त्वरण के कारण अभिकेंद्र बल मिलता है, जिसके कारण वह गिरता नहीं है। अगला, जननांगी हर्पिस, बताओ जेनेटिकल हर्पिस संक्रमण किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, जीवाणु के विषाणु के, क्या होगा आंसर, जल्दी बता। जननांगी, जेनेटिकल हर्पिस जो होता है दोस्त मेरे, ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु परपोषी होता है। अब विषाणु की अगर हम बात करें तो विषाणु अत्यधिक तापमान और बहुत कम तापमान और बहुत अधिक तापमान पर भी मरता नहीं है, विषाणु जनित रोगों का कोई उपचार नहीं होता। आंसर,
और दोस्तों मस्सा और एड्स तुमको पूछा है, जो विषाणु जनित रोग है, तुमको जो दोस्तों एलपीसीबीटी 1 में पूछा है, मस्सा और एड्स, मस्सा और एड्स ये विषाणु जनित रोग है, मस्सा और एड्स विषाणु जनित रोग है, ये तुमको पूछा है, मस्सा और एड्स विषाणु जनित रोग है। मस्सा और एड्स क्या है दोस्त मेरे? विषाणु जनित रोग है। मस्सा और एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, पूछता है। एक और आंसर बता, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? बता। सबको पता है सोडियम सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होता है? सोडियम के लवण। सोडियम के लवण जो होते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत तेजी से हवा में अभिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम के लवण तेजी से घुलनशील होता है। पोटेशियम हथेली पर पिघल जाता है। जलीय प्राणी जैसे मछली एकदम सुपर फास्ट, 40 मिनट में 40, पहले 20 मिनट में करवाते थे दोस्त मेरे, 40 मिनट में 20 क्वेश्चन, अब 40 क्वेश्चन करवाते हैं एकदम सुपर फास्ट। जलीय प्राणी जैसे मछली अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करते हैं? क्या होगा आंसर? व्हाट इज आंसर? जल्दी बता। अमोनिया के रूप में। एक चीज और ध्यान रखना, मछली और मूत्र की गंध जो होती है वो अमोनिया के कारण होती है, मूत्र की गंध अमोनिया के कारण होती है। और यूरिया पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ है, पहला कृत्रिम कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ कौन है दोस्त मेरे? यूरिया है। यूरिक एसिड जो होता है जोड़ों में पाया जाता है, कौन? यूरिक एसिड जोड़ों में पाया जाता है, यूरिक एसिड। जल्दी से लिख। अमोनिया, मछली या मूत्र की गंध अमोनिया कारण। यूरिया पहला कृत्रिम कार्बनिक पदार्थ है जो वोहलर ने बनाया था, जो इससे जैव शक्ति, बर्जीलियस के जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हुआ था। बर्जीलियस के जैव शक्ति के सिद्धांत में कहा गया था, बर्जीलियस के जैव शक्ति के सिद्धांत में यह कहा गया था दोस्त मेरे कि कभी भी प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वोहलर ने, जो बर्जीलियस का शिष्य था, पहली बार इसको बना डाला था। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था। पहली बार किसने बनाया? अमोनियम साइनेट से यूरिया किसने बनाया दोस्त मेरे? वोहलर ने बनाया। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होते हैं कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते हैं। n का मान तो 2n² होता है, तो 2 इंटू अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। कहता है पहले इलेक्ट्रॉन कोष में नाभिक के निकटतम होता है और कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होता है, जहां n डैश के बराबर होता है, n 2n² के बराबर होता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है? बता। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, आंसर बता। वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। भैया वायु की अपेक्षा, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है? वायु की अपेक्षा जल में अधिक होगा, वायु की अपेक्षा जल में कम होगा, वायु तथा जल दोनों में समान होगा, जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होगा। बता क्या होगा आंसर? न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है? सच पूछो तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम, अविरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है, तो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होगा, ये तो गलत है। ये कह रहा है वायु की अपेक्षा जल में कम होगा, ये सही है। फिर कहता है वायु तथा जल दोनों में समान होता है, ये भी गलत है। जल की अपेक्षा निर्वात में अधिक होता है, ये सही है। अब कैसे होगा बता? व्हाट इज द आंसर? न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या है? तो दोस्त मेरे न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग भी न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है वो कण है, लेकिन न्यूटन ने इस स्टेटमेंट के बारे में कहा था कि वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, जो कि बाद में स्टेटमेंट गलत हो गया था। क्या हो गया था? गलत हो गया था। स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन न्यूटन ही बात कहा था, न्यूटन का बात तो गलत ना निकला था। आंसर हो जाएगा इसका A फॉर एप्पल। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है, वो गलत स्टेटमेंट है, लेकिन न्यूटन ने कहा था। कहते हैं क्लोरीन का विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होता है? क्या होगा आंसर? क्लोरीन का विरंजन हो रहा है, क्लोरीन का विरंजन हो रहा है मतलब साफ करना, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्योंकि क्लोरीन में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, इसी को क्लोरीन का विरंजन कहते हैं, इसी को क्लोरीन का विरंजन कहते हैं। आइए वो चीज और ध्यान रखना, विरंजक चूर्ण के बारे में क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्वेश्चन पूछता है। CaOH Hol 2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोलाइसिस का मतलब हुआ हाइड्रोजन का अलग होना। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होना, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होना, ऑक्सीकरण भी होना और अवकरण भी होना। सड़ने का मतलब होता है किण्वन एक प्रकार का सड़न है जो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किण्वन एक प्रकार का सड़न है जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हो गया। अगला
दोस्त मेरे, जो ट्रेड का बैच लिया था उसमें सिर्फ ट्रेड है। जिसने एलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों लिया हुआ था 2199 वाला कोर्स, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है। जिसने सिर्फ ट्रेड लिया उसका सिर्फ ट्रेड है, जिसने सिर्फ साइंस लिया उसका सिर्फ साइंस है, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। जिसने फुल कोर्स लिया था सीबीटी 1 2 के लिए, उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स है। 1299 का अगर आप कोर्स लिए होंगे तो उसमें वो सिर्फ ट्रेड का बैच है। आ जाओ इधर, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तुम सोचो, चला हम जितना मेहनत करते हैं अभी डेली यूट्यूब पे, हम डेली 2 घंटा आके पढ़ाते हैं डेली, और जब से एग्जाम आया तब से अभी तक पढ़ा रहे हैं। और दोस्त 12 साल, ये 12वां साल स्टार्ट हो गया है, 11 साल कंप्लीट हुआ है, तब से सिर्फ और सिर्फ रेलवे पढ़ा रहे हैं। हम जितना कोशिश किए हैं दोस्त मेरा, अभी तक यूट्यूब पे कम से कम 5000 घंटा से ज्यादा पढ़ा दिए हैं। और दोस्त जो मेरा अनुभव है, आप विश्वास कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हमसे जुड़े, हम ये मानते हैं कि हम 200 रुपया ज्यादा लेंगे औरों से, लेकिन हम अपने अनुभव का संपूर्ण लाभ तुमको देंगे। मेंस के लिए तुम निश्चिंत हो जाओगे तो रिजल्ट होगा एकदम। जो भी अब तुमको लगेगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, सर तो ऐसे ही फेंक रहे हैं, दोस्त हमको फेंकने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जिसको हमारी जरूरत होगी वो मेरे पास आएगा ही। लेकिन ये बात तुम जान लो कि हमारे साथ जो भी बच्चा मेंस के लिए जुड़ेगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करेगा, 100% उसका मेंस निकलवा देंगे। 100%, 1% होगा में कॉमन है। क्योंकि हमको पता है दोस्त मेरे, उसमें फिजिक्स है कंप्लीट, इंजीनियरिंग ड्राइंग है 50 नंबर का, ट्रेड है 75 नंबर का। और दोस्त पिछले 12 साल से वही पढ़ा रहे हैं, पिछले 12 साल से, 12वां साल चल रहा है, पिछले 12 साल से 14 घंटा डेली वही पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझ लो कि किस लेवल का पकड़ होगा। इसलिए कहते हैं कि हो जाएगा। सीबीटी 1 में आप अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से किए होंगे, और हम कोशिश किए हैं भरपूर मदद करने की। वो तो तुम्हारा दिल जानता होगा जब एग्जाम हॉल में गया होगा तो। और इस लेवल में पढ़ाएंगे और इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, इसकी भी गारंटी है। बाकी दोस्त मेरे, हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन खूब मन लगा के पढ़िए। आंसर बताइए। केवल रीजनिंग का गौरव गिरिराज सर का भी बैच है क्या? हाँ, गौरव गिरिराज सर का भी बैच है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में अगर कहेगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अब पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहेगा तो हरे पादप है, उत्पादक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्त मेरे? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? हरे पादप। जल्दी बता, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? हरे पादप है। अब सूर्य, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। नवीनतम ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। समानांतर परिपथ के समान निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो समानांतर में भैया वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। बता जल्दी से। या नहीं तो प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होगा। क्या होगा आंसर? डी को आ रहा है बच्चा, देखो क्या कर रहा है। समानांतर परिपथ में निबल यानी नेट प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होगा। एकदम सही बात है। अब श्रेणी में अधिक हो जाएगा। श्रेणी में क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम, प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि उसका वेग क्या होगा? बता। सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। लाल का तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे अधिक, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, बैगनी का तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का तरंगदैर्घ्य और चाल सबसे अधिक। अगला 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 Na2SO4, Na2SO4 BaCl2 से विक्रिया करेगा। BaCSO4 प्लस NaCl दी गई विक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? अब अक्षेप जो होगा वही ना विलयन में रहेगा। क्या होगा आंसर? दी गई विक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? BaSO4 के NaCl। बता। विलयन में रहता है, विलयन की तली में रहता है BaSO4। देख लो, विलयन की तली में रहता है, विलयन की तली में रहता है बैठा हुआ, क्योंकि भैया ये अवक्षेप है। अब विलयन में घुला हुआ यानी विलयन में रहता है, विलयन ई घुल जाता है, विलयन में रहता है। कौन रहता है? NaCl। अब विलयन की तली में कौन रहता है? विलयन की तली में कौन बैठा हुआ रहता है? BaSO4। आंसर बता। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? कहता दी गई विक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? तो विलयन में रहता है, अनाधून मारेगा NaSO4। विलयन में रहता है NaCl। अब विलयन की तली में बैठा हुआ कौन रहता है? BaSO4। विलयन में मतलब विलयन में घुला हुआ, विलयन में मतलब विलयन में क्या हुआ? घुला हुआ। अगला, कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है? बता आंसर। असंतृप्त मतलब हो गया डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बोले तो CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड बोले तो CnH2n-2। इसको फॉलो करेगा। बता आंसर। ए की भी किसी संतृप्त की अगर बात करोगे तो संतृप्त फॉलो करेगा CnH2n
+2 को, तो देखो तो ई 4 दूनी 8 2 10, इसको फॉलो कर रहा है 4 4 दूनी 8 2 10, ई होगा नहीं। 3 दूनी 6 2 8, भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, ई हो जाएगा। आई 2 दूनी 4 दूनी 6, तो संतृप्त को फॉलो करता है। आंसर मारा। अगला 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 इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? बता क्या होगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? जल्दी बता। मृदु लोहे का कोर होगा, जकरा पे हम कॉइल लपेटेंगे, या कॉइल होगा। चुंबक नहीं होगा, चुंबक तो आर्मेचर के अलावे होता है। कम्यूटेटर, इसका काम है दोस्त मेरे एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलना। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना। ये दुए को है। आर्मेचर का भाग जो है मृदु लोहे का कोर है, कुंडली है, कॉइल है, क्योंकि ओकरा पे दोस्त कोर और कॉइल दुए को होता है, चुंबक नहीं होता है। तो अगर तुम देखा होगा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये चुंबक अलग है। हे जो देख रहे हो ना, ये क्रोड कॉइल, ये जो होता है दोस्त मेरे, ये कंप्लीट आर्मेचर हो गया तुम्हारा। तो आर्मेचर से अलग होता है मैग्नेट। आर्मेचर हो गया, तो ये आर्मेचर से अलग आपका मैग्नेट होता है। अगला कहते हैं कैथोड किरण में डैश होता है। बता जल्दी से, कैथोड किरण में क्या होता है? व्हाट इज द आंसर? कैथोड किरण में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। एनोड किरण में भी द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। कैथोड में नेगेटिव चार्ज, एनोड में पॉजिटिव चार्ज। कैथोड बोले तो इलेक्ट्रॉन, एनोड बोले तो प्रोटॉन। तो द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। न्यूट्रॉन द्रव्यमानहीन और आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है दोस्त मेरे, द्रव्यमानहीन और आवेशहीन होता है। क्यूरी बिंदु तापमान निम्नलिखित में से क्या होता है? वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है, अर्थात जिसमें चुंबकीय गुण कम हो जाता है। बता आंसर। धातु कहता क्यूरी बिंदु ताप पर गुण समाप्त तो नहीं होता, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, उसके लिए 973 केल्विन, 673 केल्विन, 373 केल्विन। एक होता है डोमेन, किसी भी पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण होता है। तांबे का कौन सा गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइन के लिए आदर्श बनाता है? बता क्या होगा। हम लोग जो घर वगैरह में तांबे का तार यूज करते हैं, तो विद्युत संचरण के लिए क्यों आदर्श है वो? निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोध। क्या होगा आंसर? केवल और केवल निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध के कारण ही वो आदर्श है, निम्न गलनांक नहीं, निम्न प्रतिरोधकता नहीं, निम्न प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोधकता हमेशा ध्यान रखना पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोध की बात करोगे ये लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है दोस्त मेरे? ताप के समानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध ताप का समानुपाती। अब प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है, तो आंसर इसका एक हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध का होना। अब प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। अगला 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 कहते हैं साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न। आज तो बताए हैं, आज 7:30 बजे वाला क्लास में बताए हैं। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। क्यों? जल्दी बता दो, आज जल्दी बता दो। ठंडी लहरें पृथ्वी की छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित कर देता है। आसमान में जो बादल लगे होते हैं वो उसको क्या करता है? वो परावर्तित कर देता है। इसलिए मेघ सहित रात जो होता है वो गर्म लगता है। धवन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी बता दो आंसर। व्हाट इज आंसर? कहते हैं धवन सोडा Na2CO3, इसके बारे में ALP CBT 1 में क्वेश्चन अभी पूछा है। जल की कठोरता दूर करने के लिए, 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 जल की कठोरता दूर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। धवन सोडा के ये दिया, धवन सोडा Na2CO3 है। धवन सोडा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? धवन सोडा Na2CO3 नहीं है। धवन सोडा का फॉर्मूला होता है दोस्त मेरे Na2CO3 × 10H2O, इसलिए ही गलत होगा। धवन सोडा एक विवर्णन अभिकर्मक डीक्लोराइजिंग एजेंट है। फिर कहता है धवन सोडा का उपयोग H2Cl2 के उत्पादन में करते हैं। कांच के निर्माण के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। Na2CO3 × 10H2O, जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। खूब पूछा है, ये क्वेश्चन ALP CBT 1 का क्वेश्चन है, ALP 2024 का क्वेश्चन है दोस्त मेरे, ALP 2024 का ये क्वेश्चन है। अगला, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? बता जल्दी से। व्हाट इज आंसर? वॉशिंग सोडा का उपयोग ही करते हैं हम लोग बोरेक्स के निर्माण में। बोरेक्स के निर्माण में हम लोग वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर अभी तुरंत बताए थे, जब बुझा चूना CaOH हॉल 2 जब क्लोरीन से विक्रिया करता है तब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। लवण जल हो गया, जगह में लवण की मात्रा ज्यादा हो गया। समुद्री जल जिसको आप कहते हैं, समुद्री जल को ही हम लोग लवण जल के नाम से भी जानते हैं। समुद्री जल को ही हम लोग लवण जल के नाम से जानते हैं। क्लोरीन जल हो गया, क्लोरीन युक्त जल जो होता है उसको हम लोग क्लोरीन जल कहते हैं। कुछ खास नहीं है ये, जबरदस्ती ने पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, CaOH हॉल 2 जब क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। CaOH हॉल 2 जब क्लोरीन से विक्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। अगला, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? बता। नहीं है कह रहा है
एक तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रब भाग पर होता है। बताओ आंसर। कहता है यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक है, 100% सही है राइबोसोम। यह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायक है, यह भी सही है। हार्मोन के निर्माण में यह सहायक नहीं है। और एंजाइम एक प्रकार का शरीर का उत्प्रेरक है, ध्यान रखना, एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। यह मड अणुओं के निर्माण में यह भी नहीं होगा। मड के रूप में भोजन, पौधों में भोजन संचय होता है, पौधों में भोजन संचय होता है। मड के रूप में पौधों में भोजन संचय होता है, मड के रूप में पौधों में भोजन संचय होता है। चलिए लिख, मड के रूप में पौधों में भोजन संचय होता है, मड के रूप में पौधों में भोजन संचय होता है। और ग्लाइकोजेन के रूप में जंतुओं में भोजन संचय होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में जंतुओं में भोजन संचय होता है। अगला आंसर बता दो क्या हो जाएगा। 3 और 4 इज द राइट आंसर। 3 और 4 राइबोसोम का काम नहीं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, एंजाइम के निर्माण में सहायता करना। एंजाइम के निर्माण में क्या करना? सहायता करना। हार्मोन के निर्माण में नहीं, और ना ही मड के अणुओं के निर्माण में। मड पौधों में भोजन का संचय मड या स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? बता आंसर। बेंजीन है। और संतृप्त का मतलब हुआ डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कौन नहीं जानता है जग में कि बेंजीन नाम तिहारो? जल्दी से बता दो। बेंजीन 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 बेंजीन, डबल बॉन्ड होता है इसमें, इस सबको पता है। यौगिक चक्रीय और असंतृप्त, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 12 सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अगला, कोशिका का केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? बता आंसर। किसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया तो होबे करेगा, लवक, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। तुमको पूछा है दोस्त मेरे कि पिता और माता में किसका डीएनए डोमिनेंट होता है, तो पिता का डीएनए जो होता है वो डोमिनेंट होता है, पिता का डीएनए डोमिनेंट होता है। लेकिन भाग कौन कौन लेता है ये भी पूछा है तुमको एपीसीवीटी 1 में। माता और पिता दोनों का डीएनए भाग लेता है गुणों के निर्माण में, लेकिन डोमिनेंट किसका होता है? पिता का डोमिनेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ये भी पूछा है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कहते हैं यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? बता जल्दी। भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाएगा। बी फॉर बॉल, एलपीसीवीटी 1 का क्वेश्चन है। बी फॉर बॉल, भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा, ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाएगा, एटीपी का निर्माण बंद हो जाएगा।